सत्य के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं दून यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विजय श्रीधर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए इसके बारे में, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं? इसको हम कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बोलते हैं और ये उत्तराखंड का पहला रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन शुरू किया गया है। बेसिकली नियंत्रण के लिए या एयर पोल्यूशन के लिए रोबस्ट डेटा मॉनिटरिंग प्रोग्राम में शुरुआत होती है। और उत्तराखंड में अभी तक जो भी मॉनिटरिंग स्टेशन थे वो सभी 24 आवर्स के डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसको मैनुअली या ग्रेविमेट्रिक मेजरमेंट के थ्रू हम बताते हैं कि कितना हवा में कितने तत्व हैं, बेसिकली पार्टिकुलेट मैटर। लेकिन ये डेटा सेट बहुत लिमिटेड होते हैं और उसमें हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर में एयर फोरकास्टिंग या एयर पोल्यूशन फोरकास्टिंग वगैरह के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं और उसमें कई बार डेटा क्वालिटी पे लोगों के ऑब्जेक्शन भी रहते हैं। तो सीपीसीबी का एक तरह से मैंडेट है कि हर सिटी जो भी मिलियन या सेवरल जिनकी पॉपुलेशन कुछ लाख में है कि एक रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करे जिसके डेटा सीपीसीबी में जाके अटैच होते रहते हैं, उसको ऑल ओवर इंडिया कोई भी देख सकता है। तो उत्तराखंड के लिए भी अभी तक देहरादून के लिए एक भी स्टेशन नहीं था। तो मैंने सीपीसी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अप्रोच किया कि वी हैव ऑलरेडी वन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन एंड वी कैन शेयर डेटा एंड डेवलपमेंटल पाथ ऑल्सो। तो उनके फाइनेंशियल सपोर्ट से हमने फिर इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया है और अब 6 एनालाइजर्स जिसमें PM10, PM2.5, सॉक्स, नॉक्स, ओजोन और CO, इस 6 के डेटा हम CPCB और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजने जा रहे हैं। अभी हम 24 आवर्स का AQI निकालने के लिए डेटा भी शेयर कर रहे हैं जो स्मार्ट सिटी बोर्ड्स पे डिस्प्ले हो रहे हैं और जिससे लोगों को पब्लिक अवेयरनेस और डेटा रिलायबिलिटी के बारे में कॉन्फिडेंस आता है। साथ में कभी भी यदि अचानक कोई एयर पोल्यूशन सिनेरियो या एपिसोड बढ़ता है तो स्टेट गवर्नमेंट और या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे कैन इशूड यानी नेसेसरी डायरेक्शन टू लिमिट द एक्सपोजर ऑफ पब्लिक पीपल। सो जो लोगों की पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी है उस पर गवर्नमेंट सिक्योर या एक तरह से इंश्योर कर सके कि जो जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं वो उतनी पॉल्यूटेड नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए इतना मिनिमम लेवल मेंटेन किया जा रहा है। दूसरा, ये डेटा से हमें ये भी पता चलता है कि हम रियली किस तरह के एक्सपोजर में जी रहे हैं। तो बाद में इस डेटा के आधार पे हम सोर्स अपॉर्चुनिट स्टडीज़ भी कंडक्ट करते हैं और ये धीरे धीरे अभी जो नया सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसमें एक तरह से जो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं जिसमें देहरादून भी शामिल है, उत्तराखंड से 3 शहर हैं, काशीपुर, ऋषिकेश और देहरादून, इन तीनों को 2024 तक PM पार्टिकुलेट मैटर PM10 और PM2.5 के लिए कम से कम 20 से 30% रिडक्शन करना है। तो उस जानकारी के लिए कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहे हैं, ये स्टेशन देहरादून दून यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। 2 स्टेशन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी देहरादून में शुरू करेगा। ऋषिकेश के लिए भी एक नया स्टेशन इंस्टॉल किया जा रहा है। सो इस तरह से एक तो पब्लिक अवेयरनेस, दूसरा गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग जिसमें मैनुअल इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाते हैं और जो भी रियल टाइम डेटा है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और CPCB के डेटा में अटैच हो रहते हैं, ये अपलोड होते रहते हैं, उनको कोई भी देख सकता है और उसके जो साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं उन पे लोग अपने ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स शेयर कर सकते हैं। आने वाली जनरेशन पे इसका क्या असर पड़ेगा? एक तो हम लोग जिस चीज़ के बारे में यानी ज़्यादा बातचीत नहीं करते तो उसको एक तरह से हम ग्रांटेड मानते हैं कि हवा, कोई भी ये नहीं सोचता है कि हवा भी प्रदूषित होकर हमें बीमारी दे सकती है या हवा हमारे लिए स्वच्छ हवा बहुत ज़रूरी है। हालांकि कोरोना के बाद लोगों का थोड़ा सा परसेप्शन चेंज हुआ है जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लोग दौड़ना शुरू किए हैं। तो इवन हम लोग हिमालयन स्टेट में हैं,
और मानते हैं कि यहाँ हवा शुद्ध है, फिर भी देहरादून जैसे शहर अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या ट्रैफिक के चलते थोड़ा सा प्रदूषण का लेवल काफ़ी बढ़ गया है। तो पहले तो हमें उसके कारक जानने के लिए इस तरह के रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन ज़रूरी होते हैं। दूसरा, उसके बाद फिर जब एक बार कारक हमें पता चल जाते हैं तो फिर हम उनके रिडक्शन मेजर्स या कंट्रोल मेजर्स शुरू करते हैं कि किस चीज़ को कम करने से हम इमीडिएट रिलीफ पा सकते हैं या पब्लिक को उतना क्लीन एयर इंश्योर कर सकें। हालांकि देहरादून फेमस जो अपना पुराना फंडामेंटल राइट्स के लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशन एक्सेप्ट हुई हैं, वो एक तरह से देहरादून के ही लीगल एक्टिविज्म के चलते हुआ था। तो एटलीस्ट हम इस तरह के मॉनिटरिंग से क्लीन एयर प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं और साथ में हम अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस और कंट्रोल मेजर्स के लिए नई प्लानिंग कर पाएंगे। माइक्रो जोनेशन हो गया, उसमें कई एक्शन प्लान शामिल हैं। तो धीरे धीरे ये स्टेशन इस्टेब्लिश करना फर्स्ट लेवल होता है। सर ये बताइए ये कैसे काम करता है? सो बेसिकली ये ऑनलाइन एनालाइजर्स हैं और पार्टिकुलेट मैटर के लिए एक तरह से जो रिकमेंडेड प्रोसीजर्स हैं, या तो हम उनको ग्रेविमेट्रिक मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं या बीटा एटेन्यूएशन। तो ये सैम्पलर्स जो हम पार्टिकुलेट मैटर के लिए हैं, वो एक तरह से बीटा एटेन्यूएशन एक सोर्स के आधार पे कि कितनी हवा में डस्ट है, फिल्टर पे ये पार्टिकल्स जमा होते रहते हैं और उस जमा होने से रेफरेंस में यदि जो डिफरेंस आ रहा है एटेन्यूएशन ऑफ रेडिएशन, उसके आधार पे कैलकुलेट करता है। तो साइंटिफिक जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क है, वो उस मेथड्स के थ्रू these instruments are run for 24 hours with the per minute basis and give the accurate reading। बीच में हम डेटा की क्वालिटी के लिए हम कैलिब्रेशन वगैरह जो ज़रूरी है वो करते हैं। सर इसकी शुरुआत कब हुई थी आपके यहाँ पर, यहाँ दून यूनिवर्सिटी में? ये हमने 2012 में हमने इनको प्रोक्योर किया था। हालांकि CPCB की रिक्वायरमेंट्स 6 एनालाइजर्स और डेटा की होती है, हमारे पास 5 पहले से थे। एक अभी हमने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फाइनेंशियल हेल्प के थ्रू खरीदा है और दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग इन द मेंटेनेंस ऑफ दीज एनालाइजर्स। तो हालांकि हमारा अभी तक जो पर्पज़ था इसको इस्टेब्लिश करने का, वो टीचिंग एंड रिसर्च था। सो हमारे जो पुराने जितने भी PhD स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स MSc MTech प्रोग्राम के हैं, ऑल आर गेटिंग ट्रेनिंग ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड बाद में अभी हमने इसको अब नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम में शामिल किया है, जिसके थ्रू फिर CPC में भी डेटा जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग ब्लैक कार्बन, उस EC एलिमेंटल कार्बन, ये और भी हम एनालाइजर्स के थ्रू हम कलेक्ट कर रहे हैं या उनकी कंसंट्रेशन को हम बताते हैं। साथ में इसको हमने साथ में वेदर स्टेशन के साथ भी जोड़ा हुआ है। सो जब भी हवा की गति चेंज हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है या रेनफॉल कितना हो रहा है और सनलाइट का कितना रिसीविंग हो रही है अर्थ से, तो ये सारे डेटा भी हमें ओवरऑल एयर पॉल्यूशन सिनेरियो जानने के लिए ज़रूरी होते हैं। सो कई बार विंड स्पीड कम होने पे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तब हमें ये देखना पड़ता है कि ये कंसंट्रेशन लोकल इमिशन है कि केवल मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं इसलिए। तो ओवरऑल जब भी असेसमेंट करते हैं या कहीं से कोई एयर पार्सल मूव कर रहा है पॉल्यूशन का, और वो यदि देहरादून से या इधर से निकल रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट्स के लिए भी वेदर डेटा जरूरी होते हैं, तो वो भी इसके साथ हमने जोड़े हुए हैं। तो फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग है और आपकी? इसको हम फ्यूचर में जब 1-2 साल अभी डेटा जनरेट करने के लिए वी कैन यूज़ फॉर फोरकास्टिंग ऑल्सो। इन विदेशों में भी कई बार ओजोन और या पॉल्यूशन सिनेरियो के लिए गवर्नमेंट अलर्ट जारी करती है। तो उसका पर्पज़ ये होता है कि कई बार किसी एरिया में हाई पॉल्यूशन लोड है, तो हम गवर्नमेंट जिस तरह से वेदर प्रेडिक्शन करती है कि आज हैवी रेनफॉल है या स्नोफॉल है, उसी तरह से इफ़ वी आर एबल टू इशू अ वार्निंग बिफोर 2 आवर्स 3 आवर्स फॉर पर्टिकुलर इमिशन और कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट लाइक ओजोन, देन लोगों का वहाँ जाना बंद हो जाता है या कम जाते हैं। तो एक तो
इमिशन रिडक्शन में काम आते हैं, और दूसरी बात पब्लिक हेल्थ को भी सपोर्ट मिलता है कि हम इस तरह के एक्सपोजर से पब्लिक को बचा रहे हैं। तो इस तरह के भी एक्सटेंशन और इसके नेक्स्ट लेवल मॉनिटरिंग का पार्ट हो जाता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ख़ास जानकारी हमें दी। तो ये थे हमारे साथ दून यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विजय श्रीधर। कैमरामैन इमरान के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।